दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को भारत के संवैधानिक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1785। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य बने। गवर्नर जनरल को सप्रिशद बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। एलिजा इनपे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी एक्ट के तहत कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निर्देशन मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी, जिससे वह अपनी परिषद के फैसले को खारिज कर सकता था। कंपनी के सभी अधिकारियों को अपने भारत और ब्रिटेन की संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया गया था और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। 1786 से का अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करते अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। नोट: ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र का विस्तार किया गया। इस एक्ट के तहत यह भी सुनिश्चित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की आय का भुगतान भारत के राजस्व से किया जाएगा, ब्रिटिश राजकोष से नहीं। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, कानूनी सुधारों के लिए विधि आयोग की स्थापना को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत से परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट।
इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक नया ढांचा तैयार किया, जिसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस एक्ट में कंपनी ने निदेशकों की संख्या घटाकर 6 कर दी, जिनमें से सभी ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित थे, जिससे कंपनी का प्रभाव कम हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। 1858 से 7 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 से। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। नोट: पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया।
इस अधिनियम के अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम जल्द ही आपके लिए लाने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो प्लीज आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।